अस्सलाम वालेकुम। 1 दिसंबर 2025 को असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया गया पाकिस्तान भर के अंदर। अभी नेक्स्ट फेज के अंदर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से किन किन टॉपिक्स को कैंडिडेट्स को तैयार करना चाहिए, मैं उस हवाले से पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इमरान खान के ऊपर मौजूद है। मैं उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से एक इंपॉर्टेंट थीम जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से है, जो डिजिटलाइजेशन के हवाले से है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से है, जो एआई के हवाले से है, आप कह सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो व्हाई नॉट इन इलेक्टोरल सिस्टम। तो एग्जामिनर जो है वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट का इंग्लिश ऐसे का पेपर होने जा रहा है अभी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब के अंदर। उसमें टेक्नोलॉजी और इलेक्टोरल सिस्टम को लिंक कर सकता है कि इसके ऊपर ऐसे लिखें आप। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में मैं जो टेक्नोलॉजी है उसको और इलेक्शन मैनेजमेंट को आपस में लिंक करके इस टॉपिक के ऊपर आउटलाइन भी बनाऊंगा। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टॉपिक के हवाले से जो रेलेवेंट बुक्स हैं वो भी बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक के ऊपर आउटलाइन बनाने के साथ साथ, उसकी बुक्स बताने के साथ साथ, मैं रेलेवेंट जो कोड्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो रेलेवेंट या पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्च इंडेक्स आपको शामिल करने चाहिए इस टॉपिक के ऊपर ऐसे राइटिंग के दौरान, वो भी बताऊंगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू राइट एन इफेक्टिव इंग्लिश essay फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। लेट मी स्टार्ट। टॉपिक हमारा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्क्रीन पे विजिबल होगा। टॉपिक हमारा है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन इन मॉडर्न इलेक्शन मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सेंटर कैसे है? पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं 5 साल बाद, जब भी इलेक्शन होते हैं, तो उनके अंदर टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है, इसके ऊपर ऐसे जो है पेपर के अंदर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट का इंग्लिश ऐसे का पेपर जो मुस्तकबिल करीब में होने जा रहा है, उसमें एग्जामिनर ये क्वेश्चन शामिल कर सकता है। ये ऐसे का टॉपिक, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसकी लाइक्लीहुड ज़्यादा है कि ये टॉपिक आ सकता है। अगर ये टॉपिक आता है तो हम इसकी आउटलाइन कैसे ड्रा करेंगे? आउटलाइन में आपको पता है कि पहली हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की जब हेडिंग आप लिखते हैं, यानी आउटलाइन जब ड्रा कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे और कुछ भी नहीं लिखा जाता। अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें स्क्रीन पे शो हो रही हैं वो फूड फॉर थॉट है आपको समझाने के लिए कि इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे। आप जर्नल स्टार्ट करेंगे कि जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। यानी इलेक्शंस बेसिकली किसी मुल्क के अंदर जो जमहूरियत को पनपने, जब जमहूरियत की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी के जो एग्जैक्ट और जो अथेंटिक डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, उसकी असास और फाउंडेशन और बुनियाद होते हैं इलेक्शंस। फिर इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि जो आजकल मॉडर्न इलेक्शन मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज के ऊपर। कि डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इलेक्टोरल प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक्सपीडाइट कर सकते हैं, उसको तेज कर सकते हैं, उसको मजीद ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और फिर आप बताएंगे कि जो टेक्नोलॉजीज हैं या टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को तेज करती है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज करती है, आप यू नो वेरी वेल। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करती है, इलेक्टोरल प्रोसेस को एक्सपीडाइट करती है, तेज करती है, उसमें एफिशिएंसी लाती है, ट्रांसपेरेंसी लाती है और पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है इस पूरे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में रिगिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता, जो लोग धांधली करते हैं, ब्ला ब्ला। ये जनरल बातें करके आप इंट्रोडक्शन का जब पैराग्राफ होगा उसको कंक्लूड करेंगे। याद रखें, जब भी हम ऐसे लिख रहे होंगे तो उसमें जो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, उसकी जो आखिरी 2-3 लाइंस होती हैं वो अपने मैं लेक्चर्स में मल्टीपल टाइम में बता चुका हूँ कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं उसका जो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है उसकी एंडिंग लाइन थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो थीसिस स्टेटमेंट जरा देखिए, मैंने लिखी है कि इन पाकिस्तान द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन इन इलेक्शन मैनेजमेंट। कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी डिजिटलाइजेशन को जब इंटीग्रेट या इनकारपोरेट करते हैं, दैट इंश्योर्स मल्टीपल बेनिफिट्स, उसके बड़े फायदे होते हैं डिस्पाइट। हाँ, अगरचे फ्यू चैलेंजेस, कि कुछ चैलेंजेस भी हैं कि जब हम एआई को या टेक्नोलॉजी को
इलेक्शन मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बड़े फायदे होते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है कि उसके कुछ उसके चैलेंजेस भी होते हैं। However, these challenges can be addressed through certain corrective actions. हाँ, अलबत्ता हम उन जो जो जिन चैलेंजेस का सामना होता है जब हम एआई को यूज़ करते हैं या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम में, तो उन चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं थ्रू सर्टन करेक्टिव एक्शन, रेमीडियल एक्शन। तो इस थीसिस स्टेटमेंट में मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं कि जब टेक्नोलॉजी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होती है तो उसके बेनिफिट्स होते हैं, यानी बेनिफिट्स भी मैं लिखूंगा ऐसे के अंदर, अगरचे कुछ चैलेंजेस भी हैं, और उस उन चैलेंजेस को हम रिमूव कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू सर्टन करेक्टिव मेजर्स, यानी वे फॉरवर्ड भी मैं दूंगा। तो ये थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली जो हमेशा किसी भी ऐसे के अंदर पहले पैराग्राफ की आखिरी दो तीन लाइंस होती हैं, तो इस थीसिस स्टेटमेंट ये थीसिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है पूरे ऐसे को, पूरे ऐसे के अंदर जो सेंट्रल थीम है। तो इस थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि ये जो कैंडिडेट है ये ऐसे के अंदर अपने ऐसे के अंदर एआई या टेक्नोलॉजी के फायदे भी बताएगा, बेनिफिट्स भी बताएगा इलेक्शन के अंदर। दूसरा, ये चैलेंजेस भी बताएगा कि टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम में तो उसके कौन कौन से चैलेंजेस का सामना हमें हो सकता है, और तीसरी बात, उन चैलेंजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन सा वे फॉरवर्ड क्या है, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस है, कौन कौन सा पॉलिसी रिकमेंडेशंस आप कह सकते हैं। तो ये हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट है इसके अंदर तीन चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, और ये कहाँ हम प्लेस करेंगे, जब हम अपना ऐसे लिख रहे होंगे उसका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का जब होगा उसकी आखिरी दो तीन लाइंस में हम थीसिस स्टेटमेंट शामिल करेंगे। लेकिन जब आप आउटलाइन लिख रहे होंगे तो आप जो पहली हेडिंग देते हैं इंट्रोडक्शन की उसके नीचे और कुछ भी नहीं लिखते होते, उसके नीचे सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ यू विश टू। उसके बाद दूसरी हेडिंग हम देंगे एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्शन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पाकिस्तान, कि जो इलेक्शन के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है उसकी एवोल्यूशन, उसकी उसका इर्तिका, और डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर एक हेडिंग देंगे कि पाकिस्तान को रिलेट कर देंगे जो आजकल पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर, उसको लिंक करेंगे कि इलेक्शन टेक्नोलॉजी कैसे एवॉल्व हुई। तो ये जो दूसरी हेडिंग है इसके नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, आउटलाइन के अंदर दूसरी हेडिंग होगी एवोल्यूशन ऑफ इलेक्शन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पाकिस्तान। जो नीचे मैंने जहाँ आप स्क्रीन के ऊपर चीज़ें शो हो रही हैं, ये आपको समझाने के लिए कि जब इसके ऊपर पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, कि आप बताएंगे कि इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे कि पहले पेपर बैलेट्स होते थे, पहले मैनुअल काउंटिंग होती थी जब इलेक्शंस होते थे, और फिजिकल फिजिकल रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, कि हर डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी फिजिकल रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, बुक कीपिंग होती थी, कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है आप दुनिया के अंदर, और रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गई है, और जो वोटर की वेरिफिकेशन है वो बायोमेट्रिक हो गई है, और वो ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ चुके हैं, कि कैंडिडेट जो है उसको आइज़ के थ्रू, अपने थंब के थ्रू, जिनके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद डिजिटल वोटर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, जैसे मैं बता चुका हूँ, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जो बाकायदा रिकॉर्ड करता है कि कौन सा कैंडिडेट है, इसका नाम क्या है, इसका इसकी बर्थ कब की है, और ये किस खानदान से है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड किया है, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स आजकल यूज़ कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि और डाटा सेंटर्स बना चुका है अपने। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रीसेंट इनिशिएटिव ये है कि ये इलेक्शन सिटी बना चुका है, और उसका मकसद क्या है कि जब भी इलेक्शंस हों तो उनको जब जब भी रिजल्ट कंपाइल होते हैं उनकी उनकी टाइमली जो है वो रियल टाइम उसका फीडबैक और रियल टाइम उसकी ट्रांसमिशन हो आउटकम्स की, कि जब भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो रिजल्ट कंपाइल होता है जब भी इलेक्शंस होते हैं तो टाइमली उसकी ट्रांसमिशन हो रिजल्ट्स की। और न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन है, जैसे क्लाउड कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग है, कंप्यूटिंग है, सॉरी, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन सिटी बना चुका है, और दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ चुकी हैं। अब मैनुअल सिस्टम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, और इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज होता जा रहा है। फिर ये एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे इसके ऊपर। फिर तीसरी जो है हेडिंग मैंने दी है आउटलाइन के अंदर, वो है बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इलेक्शन सिस्टम, क्योंकि मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट में इसके बेनिफिट्स को कवर्ड लिख चुका हूं, कि मैं अपने ऐसे के अंदर बेनिफिट्स भी लिखूंगा। अब बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटल इलेक्शन सिस्टम के? पहली बात यह है कि डिजिटल सिस्टम्स इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। याद रखें कि जब आउटलाइन के अंदर आप हेडिंग देते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इलेक्शन सिस्टम मैनेजमेंट, ये क्या है, ये फ्रेज है, लेकिन इसके नीचे जब आप सब आउटलाइन देते हैं वो सेंटेंस की शक्ल में होनी चाहिए। लाइक देखें, मैंने यहाँ पे दी है, इस हेडिंग को होना चाहिए, सब हेडिंग को होना चाहिए 3.1।
तो डिजिटल सिस्टम्स इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। कि ये जो डिजिटल सिस्टम्स है, यानी कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आते हैं, जब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस के अंदर, तो वो इलेक्शन मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। एफिशिएंसी में क्या शामिल है? जब इस पे ग्राफ लिखेंगे तो आप बताएंगे कि स्पीड बढ़ जाती है। हम एक्यूरेसी, जब काउंटिंग करते हैं वोट्स की, तो उसकी एक्यूरेसी आ जाती है। जो जब जब रिजल्ट्स हम करते हैं, काउंट करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसकी अंदर एफिशिएंसी आती है। और ह्यूमन एरर जो पहले हुआ करती थी मैनुअल काउंटिंग के अंदर, और जब रिजल्ट डिले हो जाते थे, तो अब उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू डिजिटल सिस्टम्स। इसी तरह दूसरा बेनिफिट आप लिखेंगे, इसको आप करेंगे 3.2, क्योंकि अब तीसरी हेडिंग के सब हेडिंग बना चुके हैं, बना रहे हैं अब। 3.2 हेडिंग सब आउटलाइन होगी कि डिजिटल वोटर ऑथेंटिकेशन इंक्रीजेस इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। कि जब आप डिजिटल वोटर ऑथेंटिकेशन करते हैं, कि जब वोटर्स को की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप करते हैं, तो उससे क्या है, इलेक्टोरल के अंदर, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर उसकी इंटेग्रिटी बढ़ती है, उसकी अथेंटिसिटी बढ़ती है, कि आपको फेक वोट कास्ट होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। क्योंकि हर बंदे की अब रेटिना के थ्रू या फिंगर के थ्रू, जिनके थंब के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही होती है। इस तरीके से जो इलेक्टोरल के जो रिजल्ट्स होते हैं, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी अथेंटिसिटी बढ़ जाती है, जेन्युइनिटी, जेन्युइननेस बढ़ जाती है। इसके अंदर आप जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि अब जब डिजिटल वोटर अथेंटिकेशन का प्रोसेस है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ चुका है, तो अब एक बंदा जिसका पास एक CNIC है, वो एक ही वोट कास्ट कर सकता है। इसी तरह आप 3.3 की बात करें, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो टेक्नोलॉजी इन्हांसेस ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। कि जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्शन के अंदर, तो उससे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है। ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस का भी आप बेहतर जानते हैं कि अब रिगिंग नहीं हो सकती, अब रिगिंग को डिस्करेज कर दिया गया है। यानी कि जितने भी अब स्टेक होल्डर्स हैं या जो वोटर्स हैं, जिनके पास वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, यानी कि CNIC इनका प्रॉपर है, वो ही इन्फॉर्म वोट कास्ट कर सकते हैं। और यूं लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, वो डेवलप हो गया है। तो पहली बात हमने की, इससे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी आती है, कि प्रोसेस स्पीड अप हो गया, एक्सपीडाइट हो गया। दूसरे में हमने कहा कि इससे जब टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करें, इससे इलेक्टोरल इंटेग्रिटी बढ़ गई है। और तीसरी बात हमने की है कि इससे टेक्नोलॉजी को इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर शामिल करने से, इंक्लूड, इनकारपोरेट और इंटीग्रेट करने से क्या हो गया, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई है। यूं चौथी बात हम लिखेंगे 3.4, कि डिजिटलाइजेशन एंश्योर्स इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स वॉइसेस अक्रॉस पाकिस्तान। कि जब डिजिटलाइजेशन करते हैं, जब इलेक्ट्रोल प्रोसेस के अंदर हम टेक्नोलॉजी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हम इंक्लूजन को फरोग दे रहे हैं, इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। कि पहले ऐसा होता था कि शहरों के लोग वोट कास्ट कर लेते थे, लेकिन देहातों के लोग, जिनके रूरल एरियाज के लोग शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहां पे उनको एक्सेस ही नहीं होती थी। अब अगर हम AI की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, लोग अगर घरों में बैठे हैं, दूर दराज रिमोट एरियाज में बैठे हैं, चाहे वो वेमेन हैं, चाहे वो मिनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, तमाम लोग जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनकी वॉइसेस को भी हम शामिल कर सकते हैं इलेक्शंस के अंदर। यानी वो भी अब वोट कास्ट कर सकते हैं, अगर AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाए इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। यूं हमने चार बेनिफिट्स बता दिए। अब बताएंगे, हम चौथी हेडिंग देंगे कि चैलेंजेस इन द वे ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। यहां पे आप शामिल कर सकते हैं इन पाकिस्तान, यहां आप लिख सकते हैं इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जब हम इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर हम टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो इस रास्ते में, हमारे रास्ते में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है हमें। तो पहला इसमें लिखेंगे, तो इस हेडिंग को भी आपको 4.1 करना चाहिए। 4.1 क्या होगी, कि साइबर सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न इन द वे ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्टोरल सिस्टम। आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, इन इलेक्टोरल प्रोसेस। कि जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उससे एक मसला ये आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न आ रहा है। साइबर सिक्योरिटी आप जानते हैं कि जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, जब भी हम कुछ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो रिगिंग होती है, जो मैनिपुलेशंस होती है, जो हेरेसमेंट होती है, इस सारी को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। जो ऑनलाइन, जो फिजिकल या फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ, जो आइडेंटिटी थेफ्ट होती है लोगों की, जो पासवर्ड चुरा लिए जाते हैं, इसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं सारे। तो जब ऑनलाइन
सिस्टम्स होंगे तो उसको उसके ऊपर साइबर अटैक्स होंगे। यानी जो स्पैमर्स हैं, जो जो हैकर्स हैं, वो साइबर सिक्योरिटी का मसला आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के कुछ हैकर्स ने इंडिया की बहुत बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, जो उनके जो बैंकिंग अकाउंट्स हैं, वो उनको चुरा लिया, उनको हैक कर लिया। तो जब हम डिजिटलाइज करेंगे इलेक्शन सिस्टम को, तो इसके अंदर जो हैकर्स होंगे वो पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, ये एक चैलेंज है। इसमें आप लिख सकते हैं, जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो डिजिटल सिस्टम जो है वो वल्नरेबल है, आप लिखेंगे हैकिंग के लिए और मैनिपुलेशन के लिए। इसी तरह दूसरा प्रोसेस जो इसका लिखेंगे चैलेंज, वो लिखेंगे आप 4.2 इसको होना चाहिए, क्योंकि ऊपर मेन हेडिंग 4 है तो ये उसका सब पॉइंट है। 4.2 इसमें आप लिखेंगे द डिजिटल डिवाइड इज अनदर चैलेंज इन डिजिटलाइजेशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट। कि जब इलेक्शन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, इसको जब हम डिजिटलाइज करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शामिल करते हैं, इनकारपोरेट करते हैं, तो डिजिटल डिवाइड भी एक चैलेंज है। कि शहरों के अंदर तो ये काम इजीली हम कर सकते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जहाँ पे विमेन हैं, जहाँ पे रिमोट एरियाज में हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, या हमारी कुछ मिनॉरिटीज पड़ी हैं, तो वहां पे उतनी एक्सेस नहीं है, वहां पे उतनी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है। तो ये डिजिटल डिवाइड का कंसेप्ट है कि कुछ लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से एनरिच्ड है, और कुछ लोग जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से इम्पावरिश्ड है। यानी कि उनके वो टेक टेक सेवी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते, उनको एक्सेस ही नहीं है। और अगर वहां पे एक्सेस है तो वो इतनी एक्सपेंसिव है कि वो उनके लिए ईजी नहीं है कि वो टेक्नो जो डाटा है उसको परचेज कर सके। तो डिजिटल डिवाइड जब होगा तो डेफिनेटली फिर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी जो लोग रिमोट एरियाज के होंगे होंगे जिनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं होगी, जिनको जो जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे, तो वो इलेक्शन अपना प्रोसेस जो है उसके अंदर प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह तीसरा तीसरा चैलेंज जो है, इसमें आप इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की इनइक्वालिटीज़ हैं। और यूं जब रिमोट एरियाज के लोग या विमेन जो हैं, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या वो लोग जो जो टेक्नोलॉजी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो टेक सेवी नहीं है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, जिनके पास मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी नहीं है, या इस तरह का इक्विपमेंट्स नहीं है, डिजिटल टूल्स नहीं है, तो वो डिसइनफ्रेंचाइज होंगे। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब ये है कि वो वोट, राइट टू वोट उनका जो है वो इन्फ्रिंज होगा, वायलेट होगा। यानी मार्जिनाइज की कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और मार्जिनाइज या वर्नरेबल ग्रुप्स वही हैं जो जैसे वेमेन है, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसे मिनॉरिटीज़ हैं, या जैसे स्पेशल पर्सन हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 4.3, 4.3, तो लो पब्लिक ट्रस्ट इज अनदर चैलेंज इन द इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम। कि हम अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है, वो इस सिस्टम के अंदर, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत वीक है। लोग समझते हैं कि जो पावरफुल जो एंटिटीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो हमेशा इलेक्टोरल प्रोसेस को रिग कर लेती हैं, मैनिपुलेट कर लेती हैं। तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी करेंगे, इनकारपोरेट भी करेंगे इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कैसे करेंगे, वो कैसे हम विन करेंगे, तो ये भी एक चैलेंज है। इसी तरह अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा 4.4। और वो कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट को हम कहते हैं political resistance is a major concern in the way of digitalization of electoral system in Pakistan। यहाँ पे आप अगर लिख सकते हैं इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेके आ रहे हैं, तो कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। उनकी पॉलिटिकल जो रेजिस्टेंस है वो सामने आती है। वो कहते हैं कि नहीं, जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट में इमरान खान ने, जो पीटीआई का हेड है, जो अभी बिहाइंड द बार्स है, उसने कहा कि इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स हों, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं, जो हमारा डायस्पोरा है, वो भी ऑनलाइन जो है वो वोट कास्ट कर लेगा इलेक्टोरल वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए। तो जो अब उनकी राइवल पार्टीज थी जो पीटीआई की, उन्होंने कहा कि हम ईवीएम जो है, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन है, उनको हम इस सिस्टम के अंदर शामिल नहीं होने देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, ये भी डिजिटलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट या चैलेंज है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के कंसर्न्स होते हैं कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो कहती हैं कि इससे बैलेट सिक्रेसी जो है वो उसको हार्म हो सकता है, यानी कि हैक किया जा सकता है। और वो कहते हैं कि क्या ये लेजिटिमेट भी है कि नहीं ये मूव। यूं वो सवाल उन्होंने उठा दिया, जो अपोजिट पार्टीज थी, कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो रिजल्ट वाकई ट्रांसपेरेंट होंगे या नहीं। तो इस तरीके से
ये जो चार चैलेंजेस हैं इसका मैंने मेंशन कर दिया कि जब हम डिजिटलाइज करेंगे इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम को, तो जब टेक्नोलॉजी तो उसमें आ जाएगी, लेकिन हमें उस रास्ते में टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट जब हम करेंगे इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है। तो ये चार चैलेंजेस आप जिक्र कर लेंगे, उसके बाद फिर आप बताएंगे, पांचवी हेडिंग देंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप बताएंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शंस को हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उनकी, यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम को डिजिटलाइज करेंगे, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। तो पहली आप हेडिंग क्या देंगे, इसको भी 5.1 होना चाहिए। 5.1, स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स। हम अगर अपने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को अगर हम मजबूत कर दें, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम को क्या ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, अथेंटिक बना सकते हैं, जेन्युइन बना सकते हैं, उसकी जेन्युइनिटी कह सकते हैं, या उसकी अथेंटिसिटी कह लें, या उसकी इंटेग्रिटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज करेंगे, तो हमें उसकी कोई ऐसी वॉल्स बनानी होंगी, साइबर वॉल्स बनानी होंगी, ताकि वो सिस्टम सेफ गार्ड भी उसको कर सके, हम उसको हैकर्स हैक ना कर सकें, स्पैमर उसको स्पैम ना कर सके। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस बढ़ाएंगे अपनी, अपना पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम होगा, उसको अगर हम डिजिटलाइज करेंगे, तो उसकी उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस को इंप्रूव करेंगे, उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करेंगे। जैसे हम लैपटॉप पे कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम उसके अंदर कोई ऐसी ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ताकि वो अपनी प्राइवेसी को हम इंश्योर कर सके, और हमारे पासवर्ड जो है उसको कोई लोग हैक ना कर ले। तो ऐसे हम अपनी इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा उसकी रेजिलियंस को बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको रिग नहीं किया जा सकेगा, उसकी उसकी मैंने उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा, उसको हैक नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह अगर हम बात करें 5.2 की, इसके अलावा दूसरी रिकमेंडेशन ये है 5.2, इन्वेस्ट इन वोटर डिजिटल लिटरेसी, कि जो डिजिटल लिटरेसी है लोगों की, लोगों को ये राइट होना, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होना कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, हमारे इलेक्टोरल राइट्स कौन कौन से हैं, जो हमारा इन्फ्रेंचाइजमेंट का जो राइट है, राइट टू वोट, वो क्या है। तो लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि आपने टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, आपका जो वोट टू राइट टू वोट क्या है, उसको वो कैसे इन्फ्रिंज होता है, कैसे वो वायलेट होता है। तो लोगों की जो आप कह सकते हैं कि लिटरेसी है इलेक्टोरल मैनेजमेंट प्रोसेस के हवाले से, वो बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो होगा 5.3, इम्प्रूव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज, कि जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की एक्सेस है उसको हम बढ़ा सकते हैं। कि अगर टेक्नोलॉजी की एक्सेस को बढ़ाया जाए, तो रूरल एरियाज के लोग भी उसी तरह एक्सेस कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, जैसा कि अर्बन एरियाज के लोग उसको अवेल कर रहे होते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है। ये तीसरी हेडिंग हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें, ये सब आउटलाइन है 5.4, update election laws to support safe use of electronic voting machines and digital voting tools, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और जो दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, उस हवाले से उसकी अथेंटिसिटी, उसकी इंटेग्रिटी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, उसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क लाना चाहिए। हमें ऐसे ऑर्डिनेंस, ऐसे एक्ट्स और ऐसे मैंडेट्स लाने चाहिए, ऐसी लीगल प्रोविजन लानी चाहिए, ऐसी हमें कानून साजी लेजिस्लेशन करनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को और जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उसको वैलिड करार दिया जा सके। यानी कि ऐसी करारदाद मंजूर है होनी चाहिए हमारे नेशनल असेंबली के अंदर, हमारे सेनेट के अंदर, हम प्रॉपर बिल पास करवाएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी जब होगी नेशनल असेंबली में, फिर उसको सेनेट में लेके जाएंगे बिल को, और फिर यूं प्रेसिडेंट की असेंट से हम उसको ऑर्डिनेंस बना लेंगे, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसके साथ साथ बाकी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल करते करेंगे वैलिडिटी के साथ, और उनका इस्तेमाल करना जो होगा वो नल एंड वाइड नहीं होगा, वो इलीगल नहीं होगा, वो अनलॉफुल नहीं होगा, वो इलेजिटिमेट नहीं होगा। तो हमें टेक्नोलॉजीज को जो डिजिटलाइज कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को, उसको जब हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो साथ साथ उसकी लीगल फाउंडेशन पे भी काम करना चाहिए, ऐसे कानून पास करने चाहिए, ऐसे इलेक्शन लॉज पास करने चाहिए, ताकि अगर हम ईवीएम को या बाकी डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करें अपने इलेक्टोरल मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो वो वैलिड हो। और अ, अगली बात यह है कि हम 5.5 पॉइंट ये है, ये भी एक रिकमेंडेशन है कि हम कोलैबोरेट करें विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डिजिटल गवर्नेंस अथॉरिटीज, कि
डिजिटल गवर्नेंस अथॉरिटीज जो हमारी हैं, हम सिंपली हम ये कह सकते हैं इसको, दिस वुड बी सफिशिएंट, कि अगर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें हम, क्योंकि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम है, अभी पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी उतनी मेच्योर नहीं हुई। तो जो एडवांस कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, जैसे जापान है, जैसे चाइना है, उनके साथ हम क्या करें। वैसे चाइना तो डेवलप्ड कंट्री अभी नहीं है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे जापान है, जैसे यूएस है, जैसे यूके है, उन कंट्रीज के साथ, या यूरोप के जो बाकी कंट्रीज हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट करें कि वो अपना इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे लेके चल रहे हैं। इस तरीके से हम जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर अमल करते हुए अपने इलेक्टोरल मैनेजमेंट प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं, उसकी इंटेग्रिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको 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 प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और आखिरी हेडिंग हमारी होगी कंक्लूजन की। अब कंक्लूजन के अंदर हम क्या करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट किया जाता है। जैसे इंट्रोडक्शन की पहली हेडिंग होती है, जैसे जैसे ऐसे की पहली जो जो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, उसकी जैसे आखिरी लाइन थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो जब अपने ऐसे को कंक्लूड कर रहे होते हैं तो जो आखिरी पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का, उसकी पहली लाइन जो होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। लेकिन उसी थीसिस स्टेटमेंट को जो कि आप पहले लिख चुके होते हैं इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन में, उसको दोबारा रीस्टेट उन्हीं अल्फाज में नहीं करते, अल्फाज जरा चेंज करेंगे। कैसे, आप बताएंगे कि इलेक्शंस के अंदर जो टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ चैलेंजेस का सामना भी है जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और फिर उसको हम उन चैलेंजेस को एड्रेस भी कर सकते हैं थ्रू करेक्टिव एक्शंस। ये बातें करके जर्नल, फिर हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, जिन डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है इलेक्शंस के अंदर। और ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, बल्कि ये मस्ट है, ये एसेंशियल है, ताकि हम जो पाकिस्तान के अंदर एक क्रेडिबल, एक अथेंटिक, एक रिलायबल, एक क्रेडिबल मॉडर्न डेमोक्रेसी को फरोग दे सके। फिर आप बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो डिजिटल इलेक्शन इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले रहा है, वो शो करते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी सारी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस जो है, पाकिस्तान सब्सटेंशियल प्रोग्रेस को इंश्योर कर चुका है डिजिटलाइज करने में, इलेक्टोरल मैनेजमेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज करने में। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिक सिटी, सॉरी इलेक्शन सिटी, ये हो गया। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल जो फाइबर नेटवर्क से फैला चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि डाटा की ट्रांसमिशन को इंश्योर किया जा सके, और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सिस्टम जो हो चुका है वोटर का, इन तमाम इनिशिएटिव की मदद को अगर देखा जाए तो ये जो ऑनगोइंग एफर्ट्स हैं इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज करने की, ये बताती हैं कि पाकिस्तान सब्सटेंशियल प्रोग्रेस को अचीव कर चुका है ऑलरेडी इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज करने में। लेकिन फिर भी कुछ मजीद अभी एफर्ट्स को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, जो इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क हैं उनको एड्रेस करने में, जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने में। और फिर हमें एक ऐसी बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी अप्रोच अपनाई जानी, हमें हमें अपनानी चाहिए जिसकी बुनियाद सिक्योरिटी हो, ताकि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा सिक्योर हो, जिसकी बुनियाद एक्सेस हो, ताकि इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाए तमाम वोटर्स के लिए, और जिसकी बुनियाद लिटरेसी हो, यानी कि तमाम जो वोटर्स हैं उनको हम लिटरेट करें कि ये आपका राइट टू वोट है और ये कैसे इन्फ्रिंज होता है, और आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे इलेक्शंस, अपनी इलेक्शंस वोट कास्ट करने के लिए। तो अगर बैलेंस टेक्नोलॉजी अप्रोच हो तो ये ट्रांसफॉर्म कर सकती है इलेक्शन मैनेजमेंट को, और ये मजबूत कर सकती है किसी चीज़ को, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को। कहाँ पे, इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। तो ये जो कंक्लूजन की जो हेडिंग है, इसके नीचे जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना जब आप आउटलाइन ड्रा कर रहे होंगे पेपर में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होगा उसमें आपने ये चीज़ें शामिल करनी है। तो मैं दोबारा से एक मतलब आपको बताता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि जब अगर ये टॉपिक आए कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन इन मॉडर्न इलेक्शन मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, तो इसके ऊपर जब आप आउटलाइन ड्रा करेंगे तो पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की, उसके नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो कुछ यहाँ मैंने लिखा हुआ है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखेंगे, और जब इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उसकी आखिरी लाइन क्या होगी, थीसिस स्टेटमेंट वो कौन सी थी, जिसके अंदर मैंने बेनिफिट्स का जिक्र किया है, जिसमें मैंने चैलेंजेस का जिक्र किया है, जिसमें मैंने सॉल्यूशंस का जिक्र किया है। दूसरी हेडिंग में देंगे कि इलेक्शन टेक्नोलॉजी कैसे, पहले मैनुअल थी, पहले मैनुअल सिस्टम था इलेक्टोरल सिस्टम, अब उसके अंदर क्या आ चुकी हैं, वो डिजिटलाइज हो चुका है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ चुकी हैं, और जैसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आ चुकी है। तो ये एवोल्यूशन और इलेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप डिजिटल पाकिस्तान का हवाला देंगे। फिर बताएंगे कि आप इसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने यहाँ पे चार बेनिफिट्स मेंशन कर दिए हैं, और जी सेंटेंसेस की शक्ल में है क्योंकि ये सब आउटलाइन है। जब जो मेन आउटलाइन होती है, जैसे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इलेक्शन मैनेजमेंट, तो ये फ्रेज की शक्ल में है, लेकिन इसके जो सब पॉइंट्स हैं 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, वो क्या है, कंप्लीट सेंटेंसेस की शक्ल में है।
इसी तरह चौथी हेडिंग मैंने दी है चैलेंजेस इन द वे ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। उसकी जो सब पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरह सेंटेंसेस की शक्ल में है। मैंने यहाँ पे चार जो है वो चैलेंजेस का जिक्र भी किया है। उसके बाद वे फॉरवर्ड मैंने दी है, और वे फॉरवर्ड के अंदर आप मैंने यहाँ पे पांच 5.1, 5.2, 5.3 से लेकर 5.5 तक ये मैंने पांच रिकमेंडेशंस दी हैं कि कैसे हम इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज कर सकते हैं, असिस्ट अपने इलेक्शंस के अंदर अथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। और फिर जब हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन के हेडिंग के नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, जो कुछ मैंने जहां लिखा है वो आपको समझाने के लिए कि जब ऐसे को हम कंक्लूड कर रहे होते हैं तो उसका जो आखिरी पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का, वो स्टार्ट करते हैं थीसिस स्टेटमेंट से। तो वो थीसिस स्टेटमेंट होती है जो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हम आखिरी लाइन में लिख चुके होते हैं। तो उसको हम मुख्तलिफ अल्फाज करके, सिनोनिम्स यूज करके हम थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं और फिर बताते हैं कि हम टेक्नोलॉजी कैसे बेनिफिशियल है और कैसे हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज कर सकते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। अब इस हवाले से, इस ऐसे के हवाले से कुछ हेल्पिंग मटेरियल है कि आप इस ऐसे के अंदर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी इंडेक्स शामिल कर सकते हैं, जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड हार्वर्ड पब्लिश करता है। और ये जब इसकी जो रिपोर्ट होती है वो होती है परसेप्शंस ऑफ इलेक्टोरल इंटेग्रिटी के हवाले से, पीईआई के हवाले से। तो पीईआई के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं रिसेंट, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो दे आर परसीव्ड एज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टर्स एंड फैक्टर्स। कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, ये इलेक्टोरल इंटेग्रिटी के इंडेक्स, ये बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड हार्वर्ड पब्लिश करता है, उनकी रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो मिलिट्री रिजीम है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको सैबोटाइज करती है। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? यू नो वेरी वेल कि हमारे जो एडवांस कंट्रीज हैं वो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट होती है तो वो इस तरीके से इसको सैबोटाइज करते हैं। फिर अपने ऐसे के अंदर आप इस ऐसे के अंदर यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो फंड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो फंड प्रोग्राम है उसके अंदर उसका इलेक्टोरल असिस्टेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट्स उसकी शामिल कर सकते हैं। अगर यूएनडीपी की 2024 की रिपोर्ट देखी जाए तो वो एम्फेसाइज करती है कि पाकिस्तान के अंदर जब हम डिजिटलाइज करते हैं इलेक्शन सिस्टम को, तो ये बेसिकली जब हम डिजिटलाइज करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम को तो ये ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करता है। और जब हम इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं तो हमें साथ साथ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इंप्रूव करने की जरूरत होती है और पब्लिक ट्रस्ट को विन करने की जरूरत होती है। यानी कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को तो इंश्योर करते ही है, साथ साथ हमें इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी पे भी काम करना चाहिए और साथ साथ पब्लिक ट्रस्ट को भी विन करना चाहिए। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है 2024 की, इसका हवाला दे सकते हैं। इसके बाद आप बात कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का एक गवर्नमेंट टेक मेच्योरिटी इंडेक्स है। ये असेस करता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो डिजिटल टूल्स को किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं। ये वर्ल्ड बैंक का जो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी इंडेक्स है, ये असेस करता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिजिटल टूल्स को कैसे यूज करते हैं फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर गवर्नेंस इवन फॉर इलेक्शंस। तो इसके रिजल्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो कैटेगरी बी के अंदर है। ए कैटेगरी एक्सटेंसिव कैटेगरी है, बी में सिग्निफिकेंट है, सी में मीडियम है एंड फोर्थ में डी कैटेगरी जो है वो लो है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट जो टेक मैच्योरिटी इंडेक्स है, ये चार जो डिजिटलाइजेशन डायमेंशंस हैं उनको उनकी 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 बुनियाद पे एक कैटेगराइजेशन होती है कंट्रीज की, ए कैटेगरी, बी, सी एंड डी। तो पाकिस्तान जो है वो बी कैटेगरी में आता है और बी कैटेगरी है सिग्निफिकेंट, कि पाकिस्तान जो है वो अपने डिजिटल जो टूल्स हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, वो इतना इस्तेमाल कर चुका है डिफरेंट प्रोसेस के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर और इवन के इलेक्शंस के अंदर, कि ये सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट टेक मैच्योर कंट्री है। तो इसका हवाला आप दे सकते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो नोटेबल प्रोग्रेस इंश्योर कर चुका है अपना डिजिटल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर और पब्लिक सेक्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। यानी पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम भी जो है उसके अंदर भी सफिशिएंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंश्योर हो चुकी है। तो इसी तरह अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कुछ स्पेशल इनिशिएटिव रिपोर्ट शामिल कर लें अपने ऐसे के अंदर, तो 2020 से 2025 की जो रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल इनिशिएटिव की जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि जो डिजिटल रिजल्ट ट्रांसमिशन होता है, जब यानी कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स को ट्रांसमिशन करने में, और जब इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो जो बेसिकली हमारी ये रिफॉर्म प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। यानी कि हमें अपने इलेक्ट्रल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए फॉर रिलायबल ट्रांसमिशन एंड फॉर एफिशिएंट इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्पेशल इनिशिएटिव रिपोर्ट है 2020 से 2025 की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को अपने इलेक्ट्रल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसकी रिलायबल ट्रांसमिशन और इफेक्टिव या एफिशिएंट इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए
टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसी तरह अगर हम बुक्स की हवाले से बात करें तो इस ऐसे के अंदर आप तीन बुक्स का हवाला दे सकते हैं। पहली किताब है इलेक्टोरल मैनेजमेंट डिजाइन। इस किताब का राइटर जो है वो एंड्रयू रेनोल्ड्स है, और इस किताब को इंटरनेशनल आइडिया ने पब्लिश किया। और ये किताब मोस्ट साइटेड बुक है अगर इलेक्शन मैनेजमेंट के हवाले से, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के हवाले से कोई भी ऐसे अगर आता है इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें इस किताब का हवाला दे सकते हैं। इलेक्टोरल मैनेजमेंट डिजाइन किताब का नाम है, और राइटर का नाम है एंड्रयू रेनोल्ड। और इस किताब के अंदर बेसिकली क्या बात की गई है कि टेक्नोलॉजी के रोल पे बात की गई है। टेक्नोलॉजी कैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है, टेक्नोलॉजी कैसे एफिशिएंसी बढ़ाती है इलेक्शंस के अंदर, टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है इलेक्शन के अंदर। तो जब भी आप अपने ऐसे के अंदर टेक्नोलॉजी के फायदों के पे बात करेंगे तो आप इस किताब का हवाला दे सकते हैं कि इलेक्टोरल मैनेजमेंट डिजाइन किताब जो है, द बुक इलेक्टोरल मैनेजमेंट डिजाइन बाय एंड्रयू रेनोल्ड। इस किताब का हवाला देके आप बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है या डिजिटलाइजेशन जो है या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है या डिजिटाइजेशन जो है इलेक्शन के अंदर, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस तरह दूसरी किताब है डिजिटल डेमोक्रेसी, द टूल्स ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिकल इंगेजमेंट। ये किताब है और इस किताब के जो राइटर का नाम है वो है बेत सिम्योन नोविक। और इस किताब के अंदर बेसिकली क्या है, ये किताब बताती है कि डिजिटल टूल्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे रीशेप करती हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड गवर्नेंस को। कि यानी टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को या डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को, लोगों की जो शमूलियत होती है इलेक्शंस के अंदर, उसको कैसे ये एक्सपीडाइट करती है, इंश्योर करती है। तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं जब अगर आप बात कर रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग में या पब्लिक कॉन्फिडेंस को विन करने में। ये सिर्फ मेजरली ऑटोमेशन का जरिया नहीं है। जब हम डिजिटलाइज करते हैं किसी प्रोसेस को, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को, तो टेक्नोलॉजी सिर्फ डिजिटाइज या आप कह सकते हैं ऑटोमेशन का काम नहीं करती, बल्कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को विन करती है। ये लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाती है। तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं जब आप रिकमेंडेशन की बात कर रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह तीसरी किताब का हवाला दे सकते हैं कि ई गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये किताब जो है इसके ऑथर का नाम है जेन ई फाउंटेन। और इस किताब के अंदर बेसिकली क्या है, ये किताब कनेक्ट करती है डिजिटल गवर्नेंस को, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को और डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को। कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हुए डिजिटल गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं पाकिस्तान में, कैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ला सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को इंश्योर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस किताब का हवाला दे सकते हैं रिकमेंडेशन के पैराग्राफ के अंदर। इसी तरह मैंने कुछ यहाँ पे कोटेशन दी हैं, ये तीन कोटेशन हैं जो इस ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। पहला कोटेशन है डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, एंड कोट इज कि टेक्नोलॉजी डज नॉट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय इटसेल्फ। कि टेक्नोलॉजी अपने आप ही को डेमोक्रेसी को या जमहूरियत को मजबूत नहीं करती, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट डू। बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या करती है, जब हम टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो वो बेसिकली इदारों को मजबूत करती है और लोगों का ट्रस्ट विन करती है। टेक्नोलॉजी बढ़ाती है लोगों का ट्रस्ट। यूं टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोक्रेसी को फरोग देती है। ये जो है जेन ई फाउंटेन, जो अभी मैंने किताब का हवाला दिया उसके अंदर से एक मैंने कोटेशन निकाली है। इसी तरह एक दूसरा जो है, ये चैलेंजेस के सेक्शन में बात कर सकते हैं कि सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट का भी हमें चैलेंज का सामना है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर। तो उस चैलेंज के पैराग्राफ के अंदर इसको हवाला लिख सकते हैं हम, इस कोड को। इसके अलावा दूसरा कोड है वो इलेक्शंस एंड लेजिटिमेसी के हवाले से है कि द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आउटकम्स। कि इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर ही मुनहसर नहीं है, बट ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस। कि ये जो पूरा इलेक्टोरल मैनेजमेंट प्रोसेस है इसकी ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। तो इलेक्शन का रिजल्ट सिर्फ, जो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है या जो उसकी अथेंटिसिटी है, वो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर मबनी नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर हुए। तो ये इंटरनेशनल आइडिया की का एक कोट है। और ये अगर आप ऐसे को का इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे या डिजिटलाइजेशन के फायदे लिख रहे होंगे तो वहां पे आप ये कोड मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा कोड है वो है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के हवाले से। कोड चेक कीजिए कि डिजिटल गवर्नेंस इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज इंक्लूसिव, सिक्योर एंड अकाउंटेबल। कि ये जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं तो ये उस वक्त ही इफेक्टिव होती हैं जब ये अकाउंटेबल भी हों। यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हम यूज़ करके अपने आप को हिसाब से बालातर नहीं कर सकते। डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये सिक्योर हो, ये हार्मफुल ना हो, इलेक्टोरल मैनेजमेंट प्रोसेस को पूरा कि सैबोटेज ना कर दे ये टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करेंगे, और ये इंक्लूसिव हो। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वुलनरेबल ग्रुप्स जो हैं या कुछ मिनॉरिटीज़ जो हैं या जो विमेन हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं या जो हमारे स्पेशल पर्सन हैं, उनको कहीं ये टेक्नोलॉजी एक्सक्लूड तो नहीं कर रही। लिहाजा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तभी इफेक्टिव होगा इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है ये क्या करे, ये सिक्योर हो, ये इंक्लूसिव हो और ये अकाउंटेबल हो। ये बेसिकली ये हम शामिल कर सकते हैं।
जी हम शामिल कर सकते हैं ऐसे के कंक्लूजन के अंदर। तो हमारा ऐसे का जो थीम था वो था डिजिटल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन इन मॉडर्न इलेक्शन मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। मैंने इसके ऊपर आउटलाइन बनाई। मैंने इसके ऊपर आपको बताया कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या हो सकी। मैंने इसमें बताया कि इस आउटलाइन के साथ साथ इस ऐसे जब आप लिख रहे होंगे तो आप उसमें कौन कौन सी किताबों का हवाला दे सकते हैं। इस ऐसे के अंदर मैंने बताया कि आप कौन कौन सी कोटेशन शामिल कर सकते हैं। और इस ऐसे के अंदर मैंने बताया कि आप कौन कौन सी रिसर्च रिपोर्ट्स का हवाला दे सकते हैं या किन किन रिसर्च इंडेक्स का हवाला दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट का इंग्लिश ऐसे का पेपर होने जा रहा है अभी अनकरीब मुस्तकबिल करीब में, उस हवाले से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से ये जो ऐसे है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन इन मॉडर्न इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान, इस हवाले से ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें जो लोग असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से एक और ऐसे के थीम के हवाले से एक और ऐसे का थीम लेके आऊंगा। उसको ऐसे की आउटलाइन भी हम डिस्कस करेंगे और उसकी रिकमेंडेड बुक्स जो उसके रिलेटेड होंगी, जो उसके रिलेटेड कोड्स होंगे और जो उसके रिलेटेड रिसर्च रिपोर्ट्स होंगी या रिसर्च इंडेक्स होंगे, मैं वो भी शामिल करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।